तो बेटे कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियों में हम पढ़ रहे थे 9वीं विधि, जिसका नाम था वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी। वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी में कल हमने अधिशोषण वर्ण लेखन या एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की बात की थी। और अधिशोषण वर्ण लेखन में मैंने आपको बताए थे कि दो प्रकार का होता है अधिशोषण वर्ण लेखन। उसमें से एक तो हमने पढ़ा था कल, जिसे हमने डिस्कस किया था, वो था स्तंभ वर्ण लेखन या कॉलम वर्ण लेखन या कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और आज हमें अधिशोषण वर्ण लेखन का ही दूसरा प्रकार पढ़ना है, पतली परत वर्ण लेखन। पतली परत वर्ण लेखन को हम कहते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। आप जल्दी से अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो, पतली परत वर्ण लेखन या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जल्दी से लिखो, हेडिंग लिखो, पतली परत वर्ण लेखन या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसके बारे में समझते हैं। चलो, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये भी एक प्रकार की वर्ण लेखन विधि ही है, ठीक है। और इसमें भी हम, इस विधि को भी हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमारे पास सैंपल बहुत कम मात्रा में होता है। सैंपल माने नमूना, वानगी, ठीक है। बहुत कम मात्रा में जब भी होगा तब हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, पतली परत वर्ण लेखन का, ठीक है, या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का। तो इसमें आपको क्या क्या बातें समझनी है, चित्र जब मैं समझाऊंगा चित्र के बारे में, जब आप समझ लेना। अभी आप मेरी बातों पे ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी कि यह भी एक प्रकार का, यह भी एक प्रकार का अधिशोषण वर्ण लेखन है। यह भी एक प्रकार का कौन सा वर्ण लेखन है? अधिशोषण, अधिशोषण वर्ण लेखन ही है। एक तो ये बात ध्यान रखो आप कि ये भी एक प्रकार का क्या है? अधिशोषण वर्ण लेखन ही है ये भी, ठीक है। और इसमें भी जो स्थिर प्रावस्था होती है ना, स्थिर प्रावस्था, इसमें भी स्थिर प्रावस्था होती है ठोस, जिसे आप कहते हो अधिशोषक। तो स्थिर प्रावस्था तो इसमें होगी ठोस, जिसे आप अधिशोषक भी कह सकते हो, जिसके ऊपर पदार्थ अधिशोषित होता है। कौन सा इसमें अधिशोषक होगा उसके बारे में भी मैं आपको भी सारी बातें बताऊंगा। ध्यान रखना है कि जो पतली परत वर्ण लेखन है ये एक प्रकार का अधिशोषण वर्ण लेखन ही है, यानी अधिशोषण वर्ण लेखन का दूसरा प्रकार है ये। अधिशोषण वर्ण लेखन का पहला प्रकार होता है स्तंभ वर्ण लेखन, ठीक है। और इसमें एक बात बताई कि स्थिर प्रावस्था क्या होती है? ठोस होती है, जिसे आप कह सकते हो अधिशोषक। और इसमें गतिक प्रावस्था, गतिक प्रावस्था, गतिक प्रावस्था इसमें होती है द्रव, द्रव, जिसे आप विलायक कह सकते हो, विलायक। विलायक के अलावा जो हमारा कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है वो भी, उसका भी हम विलयन बनाएंगे द्रव में, और वो भी गतिक प्रावस्था ही माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस विधि में करना क्या होता है? मैंने ये तो बता दिया कि जब आपके पास सैंपल यानी मिश्रण बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है तो इस विधि का प्रयोग हम करते हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां से समझाऊंगा। चलो क्या क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको कांच की एक पट्टी लेनी है। देखो ये जो अंदर बना रखी है मैंने, कांच की एक स्लाइड है, पट्टी है, लगभग 8 इंच इसकी लंबाई होगी, लगभग 8 इंच, और चौड़ाई लगभग 3 या 4 इंच होनी चाहिए। तो आपको एक कांच की पट्टी लेनी है, इस तरह की कांच की पट्टी कह दो या कांच की स्लाइड कह दो। और इसके ऊपर आपको क्या करना है? अधिशोषक, जैसे एल्यूमिना है, एल्यूमिना को पानी में घोल लो आप और उसकी लुगदी बना लो, और उसे इसके ऊपर आपको लेप करना है, इसके ऊपर उसकी परत चढ़ानी है। क्या चढ़ानी है? परत, ठीक है। एक पतली परत इस कांच की पट्टी के ऊपर, देखो यहां लिखा हुआ है
कांच की पट्टी पर अधिशोषक, ठीक है, अधिशोषक की एक परत हमें इसके ऊपर चढ़ानी है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, कांच की पट्टी पर, पट्टी कह दो या स्लाइड कह दो, कांच की पट्टी पर, वीडियो की स्पीड अपने अनुसार व्यवस्थित कर लिया करो जरूर। कांच की पट्टी पर अधिशोषक की लुगदी, अधिशोषक की लुगदी। अब अधिशोषक की लुगदी कैसे बनेगी, अधिशोषक तो आप ले लेना Al2O3 एल्यूमिना और उसे पानी में घोल लेना, तो इससे अधिशोषक की लुगदी बन जाएगी, ठीक है। तो कांच की पट्टी पर अधिशोषक की लुगदी अर्थात एल्यूमिना प्लस वाटर का जो घोल बनेगा, की परत को चढ़ाकर की जगह आप लेप लगाकर भी लिख सकते हो, चढ़ाकर सुखाते हैं। तो सबसे पहले तो इस काम को करना है आपको, देखो ये काम समझ में आया या नहीं आया। आपको क्या करना है, इस कांच की पट्टी को लो और कांच की पट्टी के ऊपर आप अधिशोषक की लुगदी की एक परत चढ़ा दो। अधिशोषक जो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने बताया कि आपको एक तो Al2O3 एल्यूमिना यूज कर सकते हो और एल्यूमिना को पानी में घोल के लुगदी बना लो और उसे इसके ऊपर लेयर इसका चढ़ा दो, बिल्कुल जैसे आप ब्रेड के ऊपर मक्खन का लेयर चढ़ाते हो ना, या फिर ब्रेड के ऊपर आप सॉस का लेयर चढ़ाते हो, बिल्कुल ऐसे ही लेयर चढ़ाना और उसे सुखाना भी है बाद में। तो सबसे पहले तो ये काम करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो कांच की पट्टी है, इस पट्टी का जो निचला सिरा है, ये यहां से स्टार्ट हो रही है, निचले सिरे से, ये बीच वाली है सिर्फ कांच की पट्टी बीच वाली, बड़ा तो ये बर्तन है एक कांच का। तो इस पट्टी के निचले सिरे से 2 सेंटीमीटर ऊपर आपको जो सैंपल दिया गया है कार्बनिक मिश्रण का, जिसमें से आपको विभिन्न अवयव, विभिन्न भाग, विभिन्न कार्बनिक यौगिक अलग अलग करने हैं, उस सैंपल का, उस कार्बनिक मिश्रण का एक बूंद यहां डालना है पट्टी के सिरे से, जो निचला सिरा है उससे 2 सेंटीमीटर ऊपर। ये दूरी जो है यहां से यहां तक की लगभग 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 2 सेंटीमीटर ऊपर आपको एक बूंद टपकानी है, और किससे टपकानी है, केशिका नली से, कैपिलरी ट्यूब से। उसके बाद ये करना है आपको। तो नंबर 2 पे क्या करना है, नंबर 2 पे मैंने आपको क्या समझाया, इस पट्टी के, ये जो कांच की पट्टी है, इस पट्टी के निचले सिरे से, इस पट्टी के निचले सिरे से 2 सेंटीमीटर ऊपर, निचले सिरे से 2 सेंटीमीटर ऊपर केशिका नली द्वारा, केशिका नली को खली केशिका भी आप कह सकते हो, कैपिलरी, केशिका नली द्वारा या केशिका द्वारा कार्बनिक मिश्रण, जो कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण दिया गया है, जिसमें से प्रत्येक कार्बनिक यौगिक को आपको शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना है, वो है ये कार्बनिक मिश्रण, ठीक है। केशिका द्वारा कार्बनिक मिश्रण की एक बूंद लगाई जाती है, ऐसे लिखता हूं मैं, लगाई जाती है या छोड़ी जाती है एक ही बात है। तो आप केशिका के द्वारा ये काम करोगे, केशिका नली के द्वारा। देखो 2 काम बताए मैंने आपको अभी, 2 काम क्या बताए, सबसे पहला काम तो ये बताया कि आपको कांच की एक पट्टी लेनी है ऐसी, जिसकी लंबाई मैं बता रहा हूं अंदाजे से लगभग 8 इंच और 3 या 4 इंच चौड़ाई होनी चाहिए। इसके ऊपर आपको एल्यूमिना और पानी की एक लुगदी घोल के बना लो, एल्यूमिना एक अच्छा अधिशोषक है ना, इसकी एक लुगदी बना लो पानी में, और इसके ऊपर
मक्खन की तरह लगा दो, पतली लेयर लगनी चाहिए, थिन लेयर। जब भी तो यहाँ लिखा हुआ है पतली परत वर्ण लेखन, बहुत पतला लेयर लगाना है और उसे सुखा दो फिर कांच की पट्टी को। और सुखाने के बाद आपको क्या करना है, उस पट्टी के निचले सिरे से लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर यह लिखा हुआ है प्रतिदर्श। प्रतिदर्श कहते हैं सैंपल को, नमूने को, वानगी को। ठीक है, तो आपको वो जो मिश्रण दिया गया है कार्बनिक यौगिकों का या कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण, उस मिश्रण की एक बूंद केशिका नली द्वारा यहां लगानी है। इस जगह ये बूंद है, उस सैंपल की बूंद है, यहां लगानी है। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर बताता हूं क्या करना है इसके बाद। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो आपने क्या काम करा, 2 काम कर लिए आपने। और वीडियो की स्पीड आप अपने अनुसार बढ़ा लिया करो। जितना आपको लगता है कि वीडियो की स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए उतना बढ़ा के समझा करो। मैं बार बार कहता रहता हूं इस बात को, पर बच्चे फिर भी नहीं समझते हैं। जिसे जितनी स्पीड पर पढ़ना है अपने अनुसार स्पीड व्यवस्थित कर लिया करो, पर ध्यान से समझा करो। देखो सारी चीजों को जितने ध्यान से मैं समझाता हूं आपको समझना भी चाहिए इसी तरीके से, जब भी फायदा होगा पढ़ाई करने का। चलो तीसरा काम क्या करना है, आपने 2 स्टेप ले लिए। तीसरा स्टेप ये करना है कि ये जो कांच की पट्टी है, इस पट्टी को एक, ये देखो एक बर्तन है जिसे हमने लिख रखा है जार। एक बड़े बर्तन में जिसमें विलायक की कुछ मात्रा है, उसमें इस तरीके से डुबाते हैं कि ये जो बूंद है ना, यहाँ ये बूंद नहीं डूबनी चाहिए विलायक में। देखो विलायक यहां तक भर रखा है हमने, बूंद तो विलायक से ऊपर है। ठीक है, अब इस पट्टी को, अब इस पट्टी को, अब इस पट्टी को विलायक युक्त, विलायक आपके पास कार्बनिक विलायक होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है ये बूंद। अब इस पट्टी को विलायक युक्त एक पात्र में, पात्र किसे कहते हैं, बर्तन को। पात्र की जगह आप जार भी लिख सकते हो, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं जार। बंद होना चाहिए ये बर्तन। ठीक है, एक पात्र कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। एक पात्र या बर्तन में या जार में इस प्रकार रखते हैं या डुबाते हैं, कुछ भी लिख दो, इस प्रकार रखते हैं। देखो हमने इस पट्टी को इस बड़े से बर्तन में रख दिया। कैसे रख दिया कि विलायक में ना डूब पाए ये बूंद। इस प्रकार रखते हैं कि कार्बनिक मिश्रण, कार्बनिक मिश्रण, या मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं प्रतिदर्श, सैंपल, नमूना, प्रतिदर्श की बूंद, प्रतिदर्श की बूंद, प्रतिदर्श की बूंद विलायक में न डूबे। मतलब बूंद विलायक में डूबनी नहीं चाहिए। इस तरीके से आप इसे रख दोगे। 3 काम कर दिया आपने। चौथा काम आपको यह करना है कि जब आप इसे रख दोगे ना, तो क्या होगा कि केशिकात्व के कारण, केशिकात्व कहते हैं जब किसी पतली नली को आप डुबाते हो द्रव में, तो उस नली में ऊपर की तरफ को द्रव चढ़ने लगता है, इसे कहते हैं केशिकात्व। ठीक है, या कैपिलरी एक्शन, भौतिक विज्ञान में पढ़ते हो आप इसे, केशिकात्व को। तो क्या होगा कि ये जो विलायक है ये भी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा इसमें, क्योंकि आपने इस कांच की पट्टी के ऊपर अधिशोषक पदार्थ की लुगदी का एक लेप चढ़ा रखा है। तो वो लेप जो है वो केशिकाओं का काम करेगा, बहुत सारी।
जिसके कारण विलायक भी ऊपर चढ़ेगा इसमें, और जो इस सैंपल में, इस प्रतिदर्श में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं वे भी अलग अलग स्पीड से ऊपर की तरफ को चढ़ेंगे। जैसे आप तौलिया होता है ना, तौलिया, टॉवल, उस तौलिए के एक सिरे को पानी में डुबा दो नीचे बाल्टी में, तो पानी उस तौलिए में ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाता है, धीरे धीरे पूरा तौलिया भीग जाएगा आपका। होता है ना ऐसा, वो केशिकात्व के कारण ही होता है। तो यहां भी ऐसा ही होगा। यहाँ जो आपका अधिशोषक है, वो अधिशोषक यानी एल्यूमिना और पानी की लुगदी, वो अधिशोषक के कारण विलायक जो नीचे भर रखा है आपने बर्तन में, वो भी ऊपर की तरफ को चढ़ेगा। और जो प्रतिदर्शी या सैंपल है आपका, ये बूंद, इसमें जो विभिन्न पदार्थ हैं वे भी ऊपर की तरफ को चढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर 4 पे क्या होगा? विलायक व मिश्रण में अवयव जो हैं, ऐसे लिख दूं, मिश्रण के अवयव, विलायक व मिश्रण के अवयव, यानी मिश्रण में जो जो कार्बनिक पदार्थ हैं, केशिकात्व के कारण, केशिकात्व कहते हैं कैपिलरी एक्शन को, जब ऊपर की तरफ को चढ़ता है लिक्विड, केशिकात्व के कारण पट्टी पर, जो कांच की पट्टी है आपकी, पट्टी पर ऊपर चढ़ने लगते हैं। तो विलायक भी चढ़ेगा ऊपर की तरफ को जो आपने भर रखा है, और विलायक अपने साथ साथ इस बूंद में उपस्थित विभिन्न अवयवों को, विभिन्न कार्बनिक पदार्थों को भी ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। नंबर 5, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो विलायक जब इस बूंद पर पहुंचेगा तो क्या होगा? विलायक इस बूंद के सभी अवयवों को ऊपर की तरफ को लेके जाएगा, पर इस बूंद में जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों की इस एल्यूमिना के ऊपर अधिशोषित होने की क्षमता अलग अलग है। इसलिए अलग अलग क्षमता होने के कारण इसमें जितने भी अवयव होंगे, जैसे 3 अवयव हैं, इसमें 3 हिस्से हैं ए बी सी, तो कहीं तक तो ए पहुंचेगा, कहीं तक बी पहुंचेगा, कहीं तक सी। जो जितना ज्यादा अधिशोषित होगा, इस सैंपल में जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, विलायक उन्हें अपने अंदर घोल लेगा और गति करने के लिए उन्हें काबिल बना देगा कि अब आप गति कर सकते हो, क्योंकि मेरे अंदर घुल चुके हो आप। अब उन पदार्थों में से जो पदार्थ एल्यूमिना में सबसे ज्यादा अधिशोषित होता है, एल्यूमिना के ऊपर, वो सबसे ऊपर तक चढ़ पाएगा यहाँ, जो सबसे ज्यादा अधिशोषित होता है, और जो सबसे कम अधिशोषित होगा वो सबसे नीचे ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे अधिशोषण क्षमता, अधिशोषण क्षमता, यानी कोई तो ज्यादा अधिशोषित हो रहा, कोई कम, अलग अलग होने के कारण, अलग अलग होने के कारण अधिशोषण क्षमता अलग अलग होने के कारण प्रत्येक अवयव, यानी मिश्रण के जितने भी हिस्से हैं, घटक कह दो, अवयव कह दो, या भाग कह दो, या कार्बनिक यौगिक कह दो, प्रत्येक अवयव की जगह आप प्रत्येक कार्बनिक यौगिक भी कह सकते हो, प्रत्येक घटक भी कह सकते हो। ठीक है, प्रत्येक अवयव पृथक हो जाता है। कैसे हो जाएगा पृथक? पृथक ऐसे हो जाएगा, पृथक होना माने अलग अलग होना। यहां तो सारे इसी बूंद में थे, पर जो सबसे ज्यादा अधिशोषित हुआ, विलायक उसे सबसे ऊपर ले गया, वो यहां तक आ गया, और कोई यहां तक आया, कोई यहां तक आया। जितने भी घटक हैं वे अलग अलग ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। जो जितना ज्यादा अधिशोषित हो रहा, वो उतना ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाएगा वो घटक। ठीक है, अब जब आपने देखा कि अलग अलग जगह तक घटक पहुंच गए हैं, यहाँ अलग अलग डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, अलग अलग कलर के, यहाँ डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको अलग अलग कलर के। अब आप इस पट्टी को बाहर निकाल लोगे और सुखा लोगे,
ऊपर से इस पट्टी को यूं करके निकाल लिया बाहर और सुखा लोगे इसे, ठीक है, क्योंकि विलायक इसके अंदर चल के गया है ना, और विलायक तो सबसे ऊपर तक पहुंचेगा। यदि मैं कहूं कि कोई घटक यहां तक पहुंचा, कोई यहां तक पहुंचा, कोई यहां तक, तो विलायक तो सबसे ऊपर तक पहुंचेगा, ध्यान रखना, विलायक सबसे ज्यादा ऊपर तक पहुंचेगा इसमें पट्टी में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको नंबर 6 पे, पट्टी को, ये जो कांच की पट्टी है, पट्टी को बाहर निकालकर, पट्टी को बाहर निकालकर, पट्टी को बाहर निकालकर सुखा लेते हैं। तो हम पट्टी को सुखा लेंगे अब, और जब आप पट्टी को सुखा लोगे फिर तो आप अलग अलग कर ही सकते हो उन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे अलग अलग करोगे मैं अभी बताता हूं आपको। सबसे पहले आपको मंदन गुणांक की गणना करनी पड़ेगी। मंदन गुणांक अभी बताऊंगा क्या होता है। मंदन गुणांक कह दो या गुणक कह दो, रिटार्डेशन फैक्टर, आरएफ कहते हैं इसे, सॉल्ट में कहते हैं आरएफ। तो मंदन गुणक की गणना करके, मंदन गुणक आरएफ की गणना करो आप, कैलकुलेशन कैसे करेंगे अभी बताता हूं। गणना करके प्रत्येक यौगिक या अवयव कह दो, यौगिक की पहचान कर लेते हैं, प्रत्येक यौगिक या अवयव की पहचान कर लेते हैं। अब ये मंदन गुणक जो है आरएफ, ये कैसे निकलेगा? आरएफ निकालने का तरीका मैं बताता हूं आपको कैसे निकलेगा, यहां बताता हूं। आरएफ, जब भी आपको आरएफ निकालना है ना, तो आपको जिस यौगिक का आरएफ निकालना है उसे देखना है कि वो इस आधार रेखा से कितनी ऊपर तक चला गया अधिशोषित होके। तो जो यौगिक है, यौगिक के द्वारा तय की गई दूरी देखनी पड़ेगी आपको। कैसे? जैसे मैं बताता हूं अभी। मान लो हमारा यौगिक जो है, जिसका हम आरएफ निकालना चाह रहे हैं, मंदन गुणक, वो यौगिक यहां तक पहुंच चुका है, यहां तक इस जगह। तो वो आधार रेखा से कितनी ऊंचाई तक पहुंच चुका है, इस दूरी को नापोगे आप, इस दूरी को नाप लोगे, इसे हमने कहा मान लो x। और फिर आपको देखना पड़ेगा, चलो पहले इसे लिख देता हूं फिर बताता हूं। आपको पता चल गया ना x क्या है? आधार रेखा से यौगिक द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, आधार रेखा से, आधार रेखा से कितनी ऊपर चला गया है यौगिक अधिशोषण के कारण। तो यहां मैं लिखूंगा यौगिक द्वारा तय की गई दूरी, जिसे आप लिख सकते हो x से। देखो मैंने x लिखा है ना, यौगिक यहां तक पहुंच गया हमारा, अपॉन बटे में क्या लिखना है? बटे में लिखना है विलायक द्वारा तय की गई दूरी। मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि विलायक तो सबसे ऊपर तक चला जाएगा, सबसे ऊपर, विलायक द्वारा तय की गई दूरी, इसे हम लिखते हैं y से। जैसे मैं बताता हूं आपको, मान लो हमारा विलायक यहां तक पहुंच गया है, यहां तक यौगिक तो यहां तक पहुंचा था, विलायक पहुंच गया वहां तक। तो विलायक द्वारा तय की गई दूरी को मैं यहां से नाप के लिखता हूं, इस दूरी को हमने लिख दिया y, ठीक है, इस दूरी को क्या लिखा? y। तो इस तरह आप RF निकाल सकते हो और RF से आपको पहचान हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो मैंने लाइन खींची है ना, यहां तक विलायक पहुंचा है, इसे आप कह सकते हो, इसे कह सकते हो आप विलायक अग्रांत, इसे आप कह सकते हो विलायक अग्रांत, कि विलायक वहां तक पहुंचा है, वहां तक चढ़ चुका है विलायक,
ठीक है। और यहां तक हमारा क्या पहुंचा था, ये यौगिक यहां तक पहुंचा था, यहां लिख देता हूं मैं यौगिक, यहां तक पहुंचा था हमारा यौगिक। एक यौगिक दिखाया है मैंने सिर्फ यहां, मतलब मिश्रण में तो बहुत सारे यौगिक होंगे, बहुत सारे यौगिक होंगे, कोई यौगिक तो यहां तक गया, कोई शायद यहां तक जाएगा। ठीक है, ब्लैक पेन उठा लूं, कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो यहां तक चला जाए। मान लो जो यहां तक गया वो ए है, जो यहां तक गया वो बी है, जो यहां तक गया वो सी है। ठीक है, तो हर एक यौगिक के लिए एक्स का मान अलग अलग होगा। आपको जिस यौगिक के लिए आर एफ निकालना है, मंदन गुणक निकालना है, रिटार्डेशन फैक्टर निकालना है, उस यौगिक की आधार रेखा से दूरी आपको देखनी पड़ेगी। तो जो आर एफ का वैल्यू आता है ना, आर एफ के अनुसार हमारे पास चार्ट होता है बना हुआ, एक टेबल, एक सारणी, कि यदि इतना आर एफ आता है तो ये वाला यौगिक है, इतना आर एफ आता है तो ये वाला यौगिक होगा। तो आर एफ की वैल्यू से हम पता लगा लेते हैं कि जो यौगिक हमें यहां मिला है वो कौन सा है। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, अब आप लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में जरूर आया होगा पतली परत वर्ण लेखन, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो। क्रोमेटोग्राफी के बारे में कल एक और लेक्चर आपको मिलेगा, फिर हमारा कार्बनिक यौगिकों के शोधन की सारी विधियां A to Z कंप्लीट हो जाएंगी, और फिर हम वर्गीकरण और नामकरण स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।